देखिए बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, अप- हम परावर्तन पढ़ चुके हैं, अब अपवर्तन पढ़ेंगे। अच्छा टॉपिक है, क्या होता है क्या नहीं होता है। हमने क्या देखा था, यदि कोई प्रकाश किरण किसी एक पृष्ठ यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका क्या होता है, कुछ वो परावर्तित यानी कुछ लौट के वापस। मान लिया ये हमारे पास कोई प्रकाश किरण है, सॉरी पृष्ठ है, इधर माध्यम एक है, इधर दूसरा माध्यम है, कोई प्रकाश किरण इस पे आपतित होती है तो कुछ भाग तो इसका परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग को ये अवशोषित कर लेता है, तथा कुछ भाग जो वापस जाता है, जो अपने पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो हमने ये वाला पार्ट पढ़ लिया है, इसे परावर्तन कहते हैं, ये पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे? अपवर्तन पढ़ेंगे। तो अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन में के लिए हमारे पास दो माध्यम होने चाहिए, यानी प्रकाश एक माध्यम से, एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, संचरित हो रहा है। तो ये हमारे पास मान लिया कोई दो माध्यम है, माध्यम 1 और माध्यम 2। इसको मान लिया हमने विरल और इसको मान लिया सघन। ये माध्यम 1 विरल और माध्यम 2 सघन। ये हमारे पास इन दोनों माध्यमों को ये पृष्ठ क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है एक दूसरे से। पृथककारी तल भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? पृथककारी तल। अब देखिए, यदि कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पारगमित होती है यानी जाती है, तो यहां पर आई तो इसका मतलब ये इस पे क्या होगा, यहां अभिलंब होगा। क्या होगा? अभिलंब होगा। तो ये प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो जानी कैसे चाहिए थी? सीधी, जैसे इसका पथ ऐसे है तो, लेकिन इस पे न जाकर ये अपने पथ से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। तो इसे कौन सी घटना कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो क्या होगा प्रकाश का अपवर्तन? यदि कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पारगमित होती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। जैसे जानी कैसे चाहिए थी, या तो ऐसे सी बिल्कुल ऐसे जानी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं जाकर ये अपने पथ से देखो मुड़ चुकी है, घूम गई है, विचलित हो गई है। तो इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसमें भी स्पष्ट, यदि देखिए जो ये किरण आ रही है तो इसे कौन सी किरण कहेंगे? वही आपतित किरण। क्या कहेंगे इसे? आपतित किरण इसे कहेंगे। अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तित किरण, ये पृथककारी तल या परिसीमा। यानी ये दोनों माध्यमों को डिवाइड कर रहा है कि ये विरल है या ये सघन है। अब ये अभिलंब है, अभिलंब से और आपतित किरण के मध्य जो कोण बनेगा इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। और जो ये वापस रिफ्लेक्ट यानी रिफ्रैक्ट हो रहा है, यहां से अपवर्तित हो रहा है, तो अभिलंब व अपवर्तित किरण के मध्य के कोण को क्या लिखते हैं? आर से। यहां
कोण आई कौन सा कोण है? आपतन कोण। और कोण आर कौन सा है? अपवर्तन कोण। आपतन कोण व अपवर्तन कोण। तो ये हमारे पास, ये हमारा क्या हो गया? अपवर्तन की डेफिनेशन हो गई कि यदि कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पारगमित होती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसमें दो केस हैं, दो कंडीशन है। देखो माध्यम दो होते हैं, विरल और सघन, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसका देख लेते हैं। पहला कंडीशन, यदि प्रकाश या प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में अपवर्तित होती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो पहला इंपॉर्टेंट नियम क्या है? यदि प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है? विरल से सघन में जा रही है। कहां से? विरल से सघन में जा रही है। तो ये हमारे पास विरल माध्यम, ये सघन माध्यम, तो विरल से सघन में जाएगी तो ये अविलंब है, इसकी ओर क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। तो यहां दिख रहा है यहाँ पर कि ये इसकी ओर क्या हो रही है? झुक रही है। इस स्थिति में कोण आई का मान ज्यादा होगा किससे? आर से, यानी आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक होगा। आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक होगा। तो पहला कंडीशन तो ये है इसका। सेकंड देखिए, सेकंड क्या कहते हैं? यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित होता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। यानी मान लिया हमारे पास ये माध्यम है विरल या सघन, मान ले इसको मान लिया विरल। ये कोई प्रकाश किरण सघन से, ये अभिलंब हो गया, कहां जा रही है? विरल। तो ये अभिलंब से क्या होगा? ये दूर हट जाता है। देखो दूर हट रहा है, तो ये कोण आई और ये कोण आर। इस स्थिति में एंगल आई कम होगा किससे? एंगल आर से। तो ये दो प्रकाश के अपवर्तन में दो कंडीशन आती हैं कि यदि प्रकाश सघन माध्यम से कहां जा रहा है? विरल माध्यम में जा रहा है तो अभिलंब से दूर हटेगा, और यदि विरल से सघन में आ रहा है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। अब बात करते हैं यहां पर अपवर्तन की, माध्यम की बात कर लेते हैं। माध्यम, मीडियम, जैसे हम कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, हिंदी मीडियम, दो अलग अलग भाषाओं के थ्रू पढ़ाई करना, वो माध्यम होगा। इसी प्रकार यहां पर किसी भी माध्यम का, किसी माध्यम
की सघनता या विरलता का मतलब उसके घनत्व से नहीं होता है। यानी कोई भी हमारे पास दो माध्यम है, दो पदार्थ यानी दो मीडियम है जिसमें प्रकाश जा रहा है, जैसे मेरे पास एक वायु हुआ, दूसरा जल हुआ, या एक वायु हुआ, कांच हुआ या जल हुआ, दोनों एक दूसरे के क्या है, मीडियम है, माध्यम है। तो किसी भी माध्यम की सघनता या विरलता का पता उसके घनत्व से निर्भर नहीं करता है। ये नहीं कि इसका घनत्व ज्यादा है तो ये सघन विरल माध्यम हुआ, घनत्व कम हुआ तो ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम हुआ। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये सघन माध्यम की सघनता विरलता घनत्व पर निर्भर नहीं करती, यह प्रकाश के वेग पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? कोई भी माध्यम सघन है, विरल है, कैसे पता लगाएंगे? प्रकाश के वेग से पता लगाएंगे। किससे पता लगाएंगे? प्रकाश के वेग से। यदि प्रकाश का वेग अधिक है, मान लिया हमने दो माध्यम लिए और दोनों में प्रकाश का वेग ज्ञात किया, जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक है वो कौन सा माध्यम होगा? विरल माध्यम होगा। कौन सा माध्यम होगा? विरल माध्यम होगा। और यदि प्रकाश का वेग कम है, प्रकाश का वेग क्या है? कम है, यानी पहले वाले की तुलना में प्रकाश का वेग कम है, तो वो कौन सा माध्यम होगा? सघन माध्यम होगा। ठीक है, तो माध्यम की सघनता या विरलता का किससे पता लगाते हैं? प्रकाश के वेग से। यदि प्रकाश का वेग अधिक है तो कौन सा माध्यम होगा? विरल माध्यम होगा। और प्रकाश का वेग कम है तो कौन सा माध्यम होगा? सघन माध्यम होगा। जैसे कि नॉर्मल एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूं। एक तो हम थोड़े पानी में चले और एक हम जमीन पे चले, तो तेज कहाँ चल पाते हैं हम? खुद हमारी खुद की चाल कहां पर अधिक होगी? तो देखिए, जमीन पे तेज चल सकते हैं, एक तो पानी में कम चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कौन कौन से दो माध्यम है? एक तो वायु, जमीन का मतलब क्या है? वहां उपस्थित वायु, और नीचे क्या है? दूसरा क्या है? पानी। तो किसमें तेज चल रहे हैं? वायु में, जमीन पे। तो यहाँ वायु कौन सा माध्यम हुआ? विरल माध्यम हुआ। और जल कौन सा माध्यम हुआ? सघन माध्यम हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपवर्तनांक की। अपवर्तनांक को म्यू से भी लिख रखा है, कहीं पर स्मॉल n से भी डिनोट कर रखा है। तो देखिए, अपवर्तनांक होता क्या है? अपवर्तनांक से भी हम पता लगाते हैं कि माध्यम कौन सा है, विरल है या सघन है। तो होता क्या है? बेसिकली अपवर्तनांक की डेफिनेशन क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल व माध्यम में प्रकाश का चाल या वेग का अनुपात। मान लिया किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो क्या होगा उस माध्यम का अपवर्तनांक? यानी निर्वात में प्रकाश की चाल व माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या कहलाएगा? अपवर्तनांक कहलाएगा। और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? सर्वाधिक होती है, और इसका मान होता है 3। कितना होता है निर्वात में प्रकाश की चाल? 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं। तो देखिए, जो अपवर्तनांक है इसका मात्रक क्या होगा? बताओ मुझे, मात्रक क्या होगा इसका?
ये भी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, और ये भी क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो चाल का भी मीटर, दोनों चाल है तो क्या होगा, मात्रक, मीटर अपॉन मीटर। इसका मतलब क्या है, एक, तो इसके यह है मात्रकहीन व विमाहीन राशि है। जो अपवर्तनांक है वो मात्रकहीन व विमाहीन क्या है, एक क्वांटिटी है हमारे पास। नेक्स्ट देखिए, अपवर्तनांक, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो अपवर्तनांक बेसिकली क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल व माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे वायु का अपवर्तनांक 1 होता है, एग्जाम्पल, वायु का अपवर्तनांक क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸, और वायु में भी प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸। दोनों का भाग देंगे, समान क्वांटिटी है, समान राशि है, तो क्या आएगा, वायु का अपवर्तनांक 1, जल का अपवर्तनांक 1.33, कांच का 1.52, यानी हीरा है, इन विभिन्न राशि है जिनके कुछ अपवर्तनांक है। तो वायु का कितना है, 1, जल का कितना है 1.33, और कांच का कितना है 1.5। अब यहां पर जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है वो माध्यम सघन होता है, और जिसका अपवर्तनांक कम होता है वो माध्यम क्या होता है, विरल होता है। जैसे यहां दोनों की तुलना कर रहे हैं, वायु और जल की, तो यहाँ अपवर्तनांक ज्यादा किसका है, जल का, तो जल क्या होगा, यहाँ पर सघन होगा, और वायु क्या होगा, विरल होगा। यदि इसी प्रकार यदि जल व कांच की बात करते, किसकी बात करते, जल व कांच की, तो यहां पर जल क्या होगा, अब विरल माध्यम होगा, और कांच कौन सा माध्यम होगा, सघन माध्यम होगा। ये क्यों होगा, ये अभी हम इनमें रिलेशन निकालेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि अपवर्तनांक के प्रकार। अपवर्तनांक के प्रकार, बेसिकली अपवर्तनांक 2 प्रकार के होते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सेकंड आपेक्षिक या सापेक्ष अपवर्तनांक। दो प्रकार के होते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष। देखिए बच्चों, हमारे पास दो माध्यम है, मान लिया एक माध्यम 1 और माध्यम 2। ध्यान से देखना, माध्यम 1 और माध्यम 2, इसका अपवर्तनांक μ1 है, इसका अपवर्तनांक μ2 है। ठीक है, इसका क्या है, μ1 और इसका अपवर्तनांक μ2 है। अब बात करते हैं हम निरपेक्ष अपवर्तनांक की। यदि प्रकाश किरण निर्वात या वायु से, प्रकाश किरण कहां से, मान लिया ये माध्यम 1 है, जो हमारे पास क्या है, निर्वात या वायु, निर्वात या वायु से, ठीक है, दूसरे माध्यम में क्या हो रही है, अपवर्तित हो रही है। यानी कोई प्रकाश किरण आ रही है निर्वात या वायु से, दूसरे माध्यम में जा रही है। ठीक है, तो दूसरे माध्यम का निर्वात के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा, यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे, किसके सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष निकालेंगे, वो कौन सा अपवर्तनांक कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो दोबारा सुन लीजिए, यदि कोई
प्रकाश किरण निर्वात से दूसरे माध्यम में जा रही है तो दूसरे माध्यम का निर्वात या वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जबकि आपेक्षिक अपवर्तनांक में जो ये पहला माध्यम लिया हमने निर्वात या वायु, जरूरी नहीं कि ये हो, कोई भी दो माध्यम हो सकते हैं, जैसे हमारे पास जल हो गया, कांच हो गया, ठीक है। तो एक का दूसरे के सापेक्ष हमने माध्यम 1 और माध्यम 2 लिया है, तो किसी एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष क्या निकालेंगे, अपवर्तनांक निकालेंगे। वो क्या कहलाएगा, आपेक्षिक या सापेक्षिक अपवर्तनांक। जैसे मेरे पास दो माध्यम है, माध्यम 1 व माध्यम 2। पहला माध्यम है जिसका अपवर्तनांक μ1, दूसरा माध्यम है जिसका अपवर्तनांक μ2। अब मुझे माध्यम 2 का किसका अपवर्तनांक या माध्यम 2 का एक के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है। तो क्या लिखूंगा मैं इसको, μ21। क्या लिखूंगा, μ21, यानी 2 का मतलब 2 का, किसका निकाल रहे हैं, दूसरे का। एक का जो पीछे लिख रहे हैं इसका किसके सापेक्ष। तो μ21 को क्या बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा μ21 को, दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, और इसका मान होगा μ2/μ1। क्या होगा, μ2/μ1, समीकरण नंबर 1। ये किसके सापेक्ष था, दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। इसी प्रकार प्रथम माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो देखिए प्रथम माध्यम का दूसरे के सापेक्ष कैसे लिखूंगा इसको, μ12, यानी पहले का किसके सापेक्ष, दूसरे के सापेक्ष, तो μ1/μ2, समीकरण नंबर 2। तो इसे क्या कहते हैं, आपेक्षिक अपवर्तनांक, यानी एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे μ21 दूसरे का किसके सापेक्ष, एक का, ये होगा μ2/, यानी जिसका और जो जिसके सहायता से क्या। तो ये हमारे पास क्या होगा, आपेक्षिक अपवर्तनांक। अब ये निर्भर किस किस पे करता है अपवर्तनांक, ये देख लेते हैं आगे इसमें। देखिए हमारे पास हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, इसको लिखते हैं c, और माध्यम में प्रकाश की चाल v। तो म्यू बराबर क्या होता है, c/v। यहां म्यू बराबर क्या होता है, c/v। और यहां से c नियत है, तो म्यू समानुपाती क्या आएगा, 1/v। म्यू समानुपाती क्या आएगा, 1/v। क्योंकि c नियत है, इसको लिख सकता हूं 1/v। यहां से समीकरण एक देखो, μ21 बराबर क्या आया है, μ2/μ1। इसको यहां से लिखूंगा तो इसको क्या लिखूंगा, 1/v2। μ2 की जगह क्या लिख सकता हूं, म्यू समानुपाती 1/v। तो μ2 समानुपाती क्या आएगा, 1/v2, और μ1 समानुपाती क्या आएगा, 1/v1। तो μ2 की जगह 1/v2 और μ1 की जगह 1/v1। v1 कहां चले जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो μ21 बराबर क्या आएगा, μ2/μ1 बराबर v1/v2 बराबर v1/v2। तो ये यहां से रिलेशन आता है कि μ2/μ1 बराबर क्या आएगा, v1/v2। इसी प्रकार तरंग दैर्घ्य का रिलेशन निकालें तो c बराबर होता है न्यू लैम्बडा। c यानी चाल वेग बराबर न्यू, v बराबर न्यू लैम्बडा। तो μ21 बराबर μ2/μ1 इक्वल टू v की जगह क्या लिख सकता हूं, v1/v2 की जगह क्या लिख सकता हूं,
न्यू लेमडा 1 अपॉन न्यू लेमडा 2, न्यू से न्यू कैंसिल, तो यहां क्या आएगा हमारे पास म्यू 2 1 बराबर म्यू 2 अपॉन म्यू 1 बराबर v1 अपॉन v2 बराबर लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2। तो ये रिलेशन आ गया कि दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है पहले का वेग व उसके तरंग दैर्ध्य के बराबर, और पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे के वेग तरंग दैर्ध्य के बराबर निर्भर करता है। एक और अपवर्तनांक में मेन चीज क्या है कि वेग व तरंग दैर्ध्य, किसी भी प्रकार का वेग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वेग व तरंग दैर्ध्य चेंज हो जाता है, लेकिन आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती। आवृत्ति न्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आपेक्षिक अपवर्तनांक। नेक्स्ट अपवर्तन के नियम, पहला वही नियम, आपतित किरण अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो पहला नियम क्या है कि जो आपतित किरण अपवर्तित किरण व अभिलंब है तीनों एक ही तल में स्थित होंगे। सेकंड नियम, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम इंपॉर्टेंट है, स्नेल का नियम, अर्थात आपतन कोण की ज्या, साइन आई को, साइन को क्या बोलते हैं, ज्या, आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू 2 1 या म्यू 2 अपॉन म्यू 1, क्योंकि म्यू 2 1 को क्या लिखते हैं हम, म्यू 2 अपॉन म्यू 1। तो क्या कह रहा है, आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का मान के अनुपात का मान दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए यहां से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू 1 साइन आई बराबर म्यू 2 साइन आर। और यही नियम क्या कहलाता है, यही नियम स्नेल का नियम कहलाता है। दूसरे वर्डों में जो 10th तक लेवल में पढ़ते हैं उसमें क्या कह सकते हैं हम, आपतन कोण की ज्या है, अपवर्तन कोण की ज्या का मान नियत रहता है, एक नियतांक के बराबर होता है। और ये नियतांक का मान किसके बराबर होता है, दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो ये अपवर्तन के क्या हो गए, नियम हो गए।